चलें कोई बात नहीं। अच्छा, डॉक्टर सदफ भी हैं और डॉक्टर अदनान भी हैं। डॉक्टर सदफ, एज ए एनेस्थेसिस्ट हम जो है वो बेसिकली पेरी ऑपरेटिव पेन को देखते हैं, तो हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम परसिस्टेंट पोस्ट सर्जिकल पेन को प्रिवेंट कर सकें एज ए पेरी ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के तौर पर? हेलो हेलो, आवाज आई डॉक्टर? मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर। मुझे तो आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जी, एज ए हम चूंकि पेरी ऑपरेटिव पेन को मैनेज करते हैं, एटलीस्ट क्लेम तो करते हैं, तो हमारा क्या कैसे रोल हो सकता है कि हम इतना हाई इंसिडेंस, महमूद साहब ने भी अराउंड 22% लेके 33% तक बताया, कुछ सर्जरीज में इवन 61% तक 70% तक भी है persistent post surgical pain, but ये still too much under diagnosed और under stressed है। तो इसमें हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम इसको जो है वो मिनिमाइज कर सकें? जूम मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर आयशा है सर। ये प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया, मतलब ये जो बात कर रहे थे प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया और वही मल्टी मॉडल और इवन बिफोर सर्जरी था गाबापेंटीन का कुछ में रोल है प्री ऑपरेटिव। नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस को लेके आए ना, अपनी प्रैक्टिस को रिकॉल करें। व्हाट वी ठीक है। डू, क्या हम इस सारे पैरामीटर्स में लुक इनटू कर रहे हैं कि हमारे मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव परसिस्टेंट पोस्ट सर्जिकल पेन ना हो? नहीं, जैसा अगर ब्लॉक्स लगने हैं तो वो पहले लगने चाहिए, एपिड्यूरल लगना है तो पहले लगना Yes. चाहिए, डोज पहले उसकी होनी चाहिए, Very good. लेकिन नहीं, Very नॉट good. ऑलवेज। So that Sir, means one learning point ये होना चाहिए, whenever we are planning for block or epidural, it should be inserted pre-hand unless कोई बहुत emergency है या कोई इस तरह की situation होगी, तो practice routine हमारी ये होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और कोई फैक्टर जो आपके ज़हन में आता हो? सर इसमें एक्चुअली जो हम इसको एनहांस कर सकते हैं कि टाइप ऑफ सर्जरी पे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, किस टाइप की सर्जरी होनी है। नंबर 2, टाइप ऑफ पेशेंट्स पे कर सकते हैं, किस तरह का पेशेंट है तो हमने उसको प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया में क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर करना है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वो परफॉर्मा होना चाहिए जिसको हम फिल करके और अकॉर्डिंगली उसको हम उसका एक प्लान कर लें कि हमने इसके इस पेशेंट के जो भी हम इसके लिए बेटर कर सकते हैं, इसके एनाल्जेसिया को पोस्ट ऑपरेटिव कंट्रोल करने के लिए वो हम प्लान अदनान, पहले आपकी से ही बात चार्ट बिल्कुल आउट कर ठीक लें। है। अदनान, आपकी बात सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपनी रूटीन में जो प्रैक्टिस करते हैं प्लान तो करते ही हैं ना सारे। तो पॉइंट जो सर चेंज इन प्रैक्टिस वाला पॉइंट है, तो डॉक्टर आयशा ने पॉइंट आउट किया कि जी हम इतने रेगुलर नहीं है कि प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया पहले यस स्टार्ट सर करें। लाइक अक्सर लोग ब्लॉक कहते हैं एंड पे लगा लेंगे, सर्जन का प्रेशर आ रहा है या इस तरह जल्दी शुरू करवा देते हैं, एंड पे लगा देंगे, तो उससे सर पेशेंट की मॉर्बिडिटी पे इतना खासा फर्क पड़ता है। एक तो पॉइंट जो है वो ये है, और कहीं कोई मेजर लूप होल्स, ये जो कोई ऐसी चीज जो हम नहीं कर रहे, जो इसमें हमें प्रैक्टिस लाने की जरूरत है। आप मुझे, अगर जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से कितने लोग मरीज को सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया एडवाइस करके वार्ड या रूम या पाकू में भेजते हैं? क्या हम सर्जरी के बाद पाकू में तो भेजते हैं सर एडवाइस करके, लेकिन नहीं? वार्ड या रूम में जाना इट्स नॉट 100%। ओके, लेकिन जो चलो पाकू में जो पाकू भेजते का हैं, तो वो अदनान साहब वाली बात के पाकू में क्या हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं, या हमारा रिचुअल है टोराडोल 30 मिलीग्राम बीडी, प्रोवैस 1 ग्राम 8 आरली और नलब्यूफिन 2 मिलीग्राम आईवीएसओएस? सर एक्चुअली कैटेगराइज हम नहीं करते क्योंकि हाँ, ऑलरेडी कोई ऐसी तो प्रैक्टिस नहीं थी ओके, पहले। यहाँ यहाँ अदनान साहब की बात बड़ी वैलिड है कि जब हम सर पोस्ट इंट्राऑपरेटिवली तो हम जो है वो अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट सर जो बड़ा वैलिड पॉइंट डॉक्टर आशा ने ऐड किया कि हमें अपनी प्रैक्टिस को रेगुलराइज करना चाहिए कि हम ब्लॉक्स और एपिड्यूरल्स प्री इंसिजनल लगाएं। दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये एग्जैक्टली है कि हम जब हम पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज को पाकू में भेजते हैं, तो हमें पेशेंट को कैटेगराइज करना चाहिए किस किस्म की सर्जरी है, पेशेंट फैक्टर्स कैसे हैं, इसका एनाल्जेसिया रिक्वायरमेंट कितनी की होगी, ताकि उसके लिहाज से हम इंडिविजुअलाइज करें उसकी पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया को, रेदर देन के जनरलाइज्ड हो।
और तीसरा जो डॉक्टर आयशा ने पॉइंट रेज किया कि जब हमारा मरीज पाकू से जाता है तो हमें वहां से भी उस मरीज को एनाल्जेसिया फॉर रूम, और जब रूम से मरीज घर में जाता है तो भी एनाल्जेसिया उसको मिलना चाहिए। एंड देन द एडवाइस शुड बी टेपर्ड, कि ग्रेजुअली वो टेपर्ड हो। हमारे मरीज जो है ना, जब मरीज हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होते हैं, इवन यूएसए के जो बहुत सारे सेंटर्स हैं उनमें भी मॉडरेट टू सीवियर पेन अराउंड 60% पेशेंट में रिपोर्टेड है। ये रिसेंट ऑर्डर्स हैं, 60% सीवियर पेशेंट जो है वो सीवियर पेन या मॉडरेट पेन के साथ घर में डिस्चार्ज होते हैं, बेस्ट सेंटर्स में भी। तो ये वो एरिया है जहां हमें आई थिंक रिविजिट करना चाहिए, और अगर हम टीम अप नहीं करेंगे सर्जन के साथ तो जो है वो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और जिस तरह हमारा सर्जरी का लोड बढ़ रहा है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड के, आपके नंबर ऑफ सर्जरीज इतनी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही हैं, तो ये एक दफा फिर ये एक सॉर्ट ऑफ डिजास्टर लेटर ऑन 5 or 10 years के बाद इतना ज्यादा हो जाए जिसको कहते हैं। आई थिंक फैंटास्टिक लेक्चर था, और इसमें हमें थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को भी रिव्यू करना चाहिए कि हम अपने मरीजों को कैसे इससे बचा सकते हैं। 30-40% मॉर्बिडिटी इज टू हाई अबाउट वन प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर लियाकत। सॉरी मैंने उस वक्त आपके आई डोंट नो कि जब आप इसके लॉग में मुझे पता नहीं लगा था। जो आपने बिल्कुल सही बात की, इसमें जस्ट मैं आई वांट टू ऐड, आई थिंक इसकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ी सी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करेंगे। लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ शेख ज़ायद हॉस्पिटल, वहाँ पे जो पेन चार्ट और हमारे जो रेजिडेंट हैं दे इवनिंग एंड नाइट पे जो फॉलो अप करते हैं, लाइक इवनिंग पे भी आके से ओनली दे डू द पेन के लिए, तो क्रॉनिक पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड के लिए जो हमारे पेशेंट एडमिटेड भी होते हैं, पोस्ट सर्जिकल पेन के लिए भी दे फॉलो दिस, और उसको फिर वो इम्प्रूव करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं कि वैस स्कोर हमारा कितना को इम्प्रूव हुआ है और कितना को फॉल किया। दैट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, ये प्रॉब्लम इंसिडेंस जो है ये रिड्यूस होता जाएगा। जैसे उसको हमें एक चैनल बना के थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक इट विल बी इम्प्रूव्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फवाद हूँ, पेन फेलो। मैं डॉक्टर महमूद से क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, ये आपने जो प्रेजेंटेशन दी इसमें एक स्लाइड थी जिसमें आपने बताया था कि कोई स्टडी भी कि वो हम प्रीएम्प्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ जा रहे हैं, या ये वो क्या पॉइंट आपने बताया था? वो स्लाइड शेयर हो सकती है दोबारा? आई विल शेयर यू माय प्रेजेंटेशन। उसमें बात ये की गई थी कि प्रीएम्प्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ स्विच हुए हैं वे, बिकॉज ऑफ अगर सर ये है कि अगर हम प्रीएम्प्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ हुए तो प्रीएम्प्टिव है ना जिसमें हमने सर्जिकल स्टिमुलेशन से पहले कोई इंटरवेंशन करनी है, बिल्कुल, और प्रिवेंटिव है जो उसके बाद करनी है। अगर हम स्विच ऑन हो रहे हैं उसकी तरफ, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं सर। नहीं, प्रिवेंटिव बेसिकली आपकी बात आसानी से समझ आने के लिए, प्रिवेंटिव इंक्लूडेड प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव है बिफोर, तो प्रिवेंटिव में बिफोर, इंट्रा एंड पोस्ट ऑप तीनों कंपोनेंट शामिल हैं। यानी कि प्रिवेंटिव में भी वो बिफोर इंसिजन शामिल है? यस, डेफिनेटली कंप्लीट हो जी सर, वो प्री ऑप सर्जिकल स्ट्रेस और प्री ऑप से स्टार्ट हो जाता है और वो पोस्ट ऑप तक हम उसे कंटिन्यू करते हैं प्रिवेंटिव में ना, तो वो ये सारा कवर करता है और इससे बेहतर रिस्पॉन्स। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया, बट प्रिवेंटिव इज ओनली व्हेन यू गिव बिफोर सर्जिकल स्टिमुलस। अगर पोस्ट ऑप या इंट्रा ऑप बाद लेटर ऑन उसको एनाल्जेसिया नहीं मिल रहा तो वो उसको कवर नहीं कर रहा। तो प्रिवेंटिव में टिल द पेनफुल स्टिमुलस इज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, और पेन की जो फैक्टर्स पेन का उसका जो परसेप्शन है या उसका जो पेन का स्टिमुलस है वो इतना लो हो जाए उसको पेन परसीव ना किया जाए, उस वक्त उसको एनाल्जेसिया चलते रहना चाहिए। दैट इज प्रिवेंटिव। क्लियर हो गया सबको कि नहीं हुआ? सर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। क्लियर हुआ? सर थोड़ा मेरे क्लियर हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुझे उसमें है कि अगर हम प्रीएम्प्टिव कह रहे हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि बिफोर सर्जिकल स्टिमुलस, तो प्री ऑप एरिया तो बिफोर सर्जिकल स्टिमुलस ही है ना, देन व्हाई वी आर डिवाइडिंग इनटू टू ग्रुप्स? हम सीधा देखिए आपका जो जिसना डॉक्टर महमूद ने बताया ना कि प्रिवेंटिव इंक्लूड्स प्रीएम्प्टिव एज वेल, तो
प्रिएम्पटिव जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें प्रिएम्पटिव तो अपने देना ही देना है, इसमें चीज के इंजेक्शन या टू बिफोर नॉक्सियस स्टिमुलस जो आप देते हैं ना इंटरवेंशन, चाहे वो एपिड्यूरल है, चाहे वो केटामीन है, चाहे वो फेंटेनिल है, whatever is given before noxious skin incision, it is preemptive analgesia. And if you continue this till the post of in the post period as well, it is known as preventive analgesia. तो जो आप केटामीन लगाई है इसको कंटिन्यू करते हैं बाद में भी हम जो प्रिवेंटिव में ये होता है कि आप दिया केटामीन, रिकवरी का वेट किया, जब आपने कंप्लेंट किया तो फिर उसको आपने पेन दोबारा दिया, पेन रिलीफ। तो प्रिवेंटिव में क्या आप कंटिन्यू करते हैं, दर्द होने ही नहीं देते उसको, तो दैट इज प्रिवेंटिव। जब पेन आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि दर्द हो ही ना उसको, तो आ गया प्रिवेंटिव जोन से। ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर हुआ उसके नहीं? प्रिवेंटिव में आपने रिलीज ही नहीं होने दिए पेन मेडिएटर्स किसी पॉइंट पे, या आई डोंट नो। Ideally, yes, Dr. Aisha, you are right. Ideally, यही होना चाहिए कि till patient's pain is settled, उसको एनाल्जेसिया gradually taper होना चाहिए, जैसे जैसे उसका पेनफुल स्टिमुलस कम होता जाए, वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, पेन उसका कम होता जा रहा है, तो एनाल्जेसिया कम होता जाए। बिल्कुल। अगर आप पहले 4-5 दिन अच्छा एनाल्जेसिया दे भी दें और पेन रहा, उसको 2 हफ्ते रहनी है, तो अगर 1 हफ्ता घर में उसको अगर पेन सीवियर हुई है तो वो फिर अल्टीमेटली कराएगी परसिस्टेंट पोस्ट सर्जिकल पेन। तो प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया इट इज नॉट अप टू इन द हॉस्पिटल स्टे, इट इज अप टू द टिल द हीलिंग अकर्स। और की बात नहीं, डॉक्टर महमूद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, आप बोल रहे थे। जी सर, मैं थैंक यू कह रहा था। एंड जैसा डॉक्टर लियाकत ने बात की, मैं ये बात करता, ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरिएबल करता है। हर पेशेंट का थ्रेशोल्ड इज क्वाइट डिफरेंट, और सम टाइम आपको डोज एंड ड्यूरेशन इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट थ्रेशोल्ड, और वो आपकी असेसमेंट के मुताबिक है। कंटिन्यूस असेसमेंट that lead to modify these things, or these all things prevent it. जैसा as डॉक्टर लियाकत ने कहा कि डिपेंड करता है पेशेंट के ड्यूरेशन और हीलिंग प्रोसेस के। जी सर, डॉक्टर अतीक बात कर रहा हूँ। महमूद, very elaborated talk, thank you very much. Sir, very important thing to remember about the preemptive and preventive analgesia for the trainees, that the scientific evidence is mixed, that it reduces the incidence of chronification from acute to chronic. So there is a good bit studies that has shown even if you do the epidural before lower limb amputations, so the incidence for the stump pain or the chronic post-surgical pain or phantom limb pain is more or less the same. But having said that, this doesn't mean that we shouldn't be doing the block, we shouldn't be doing epidural, we shouldn't be managing the acute pain. That should be managed anyways very well. But from the exam point of view, if somebody asks you what's the scientific evidence, you can say there it's really mixed, like, so there is no kind of strong evidence that suggests like it reduces the chronification. थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा लेके अतीक की बात। Probably the epidural and neural blockade is the only method which can give 100% surety of analgesia. Only the epidural or local block. Opiates वगैरह सब डिपेंड करते हैं पेशेंट के थ्रेशोल्ड पे।
हेलो आवाज आई थी मेरी, समझ आ रही सबके नहीं? सर, आपकी तो आवाज आ रही थी। Yes, sir. Very nice. Very informative. Any more questions? Hello? Hello? Yes, we can hear you. Yes. I want to thank you, Sir Mahmood, for such a compact presentation, and it cleared many of the concepts of us all, and inshallah it will also improve our management. And as per preemptive and preventive, as the like many people have the different concepts, so I want to add few words in it. Like if the way we divide surgery into three parts: pre-operative, intra, and post-operative. In the case of preventive analgesia, we cover all the three components: pre-operative, intraoperative, as well as post-operative. And in every phase, we have to take detailed history of the pain, and we have to rule out every risk factor and then add appropriate drugs to appropriately manage the pain and prevent the complications. Hello. Hello? Thank you very much. See, I think so we can close the session. Thank you. All right, Dr. Atik. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.